मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य के बड़े भाई साहब नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर हुआ और मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे। इनकी साहित्यिक रचना नव जागरण एवं समाज सुधार के लिए लिखी गई थी। इनकी रचनाओं में सेवा सदन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि है। इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जीवन में कहानियां लिखी, 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। इन्हीं 350 कहानियों में से आज हम एक कहानी बड़े भाई साहब का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, बड़े भाई साहब कहानी में जैसा है कि बड़े भाई साहब अपने लेखक से उम्र में 5 साल बड़े रहते हैं, परंतु कक्षा में 3 साल आगे रहते हैं। बड़े भाई साहब का व्यवहार, वो बड़े होने के कारण अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हैं कि छोटे भाई को सीख देना, उसको सही मार्ग पर लाना उनका परम कर्तव्य है और वे हमेशा छोटे भाई को सीख देते रहते हैं। जब वो 14 साल के रहते हैं बड़े भाई साहब, तो छोटा भाई यानी लेखक 9 वर्ष का रहता है। लेखक को बड़े भाई साहब हमेशा सीख देते रहते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पढ़ाई कोई आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग पढ़ाई करते रहे, लेकिन क्या हुआ, किसी को अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है। इस तरह की बातें उनको बोलते रहे। और छोटे भाई की रुचि जो है खेल कूद में थी। जब भी उनको मौका मिलता वो खेलने के लिए चले जाते थे। लेकिन बहुत ज्यादा बड़े भाई के डांटने, जब भी वो खेल के आते बड़े भाई पूछते कहाँ थे, ऐसा प्रश्न उनसे करते। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि छोटे भाई ने सोचा कि अब हम टाइम टेबल अपना बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइम टेबल बनाया कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। लेकिन टाइम टेबल में उन्होंने क्या किया, लेखक ने अपना खेल का समय नहीं बनाया, खेल का टाइम टेबल नहीं बनाया। क्योंकि उनकी रुचि खेल में थी, इसलिए वो पहले दिन से ही उस टाइम टेबल को अनदेखा करके खेलने जाने लगे कि जब देखो तब मौका मिलता भाई से और वो खेलने चले जाते रहे। इस प्रकार बड़े भाई साहब जो है, बड़े भाई साहब को दिन रात बड़े भाई साहब लेखक को नसीहतें देते रहे। फिर परीक्षा आती है, परीक्षा होती है, बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक छोटा भाई पास हो जाता है। तो पास होने पर बड़े भाई साहब क्या कहते हैं कि ज्यादा पास हो गए तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जो लोग ज्यादा खुश होते हैं, घमंड करते हैं, तो उनका सिर हमेशा नीचा होता है। वो तरह तरह का उदाहरण देने लगे कि रावण का देखो, रावण बहुत घमंड करता था और उसका क्या हुआ, उसका सिर नीचा हुआ। और इस तरह वो तरह तरह का बड़े भाई साहब का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि तुम पास हो गए, इतना आसान नहीं है। छोटे दर्जे में तो सभी लोग पास हो जाते हैं, लेकिन बड़े क्लास में पास होना इतना मुश्किल नहीं है। बड़े क्लास में कई सारे उदाहरण देते हैं कि अंग्रेजों का जो है इतिहास पढ़ना होगा, उसमें ये प्रथम द्वितीय तृतीय करके हेनरी 1 2 3 करके इस तरह रहेगा, ऐसी विविधताएं रहेंगी। बीज गणित लगाओगे तो उसमें अ ब स रेखा मिलाना रहेगा। ये सारी परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को बताया कि ऐसी ऐसी मुश्किलें एग्जाम में आती हैं, तो इतना मत सोचो। ये अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति के हाथ योग्य वस्तु मिल जाना, तो ये अंधे के हाथ बटेर लग गया है, आप उस काबिल नहीं थे और पास हो गए, ज्यादा घमंड नहीं करो। ऐसा उन्होंने, किसने, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को समझाया कि ज्यादा घमंड नहीं करो। फिर इसके बाद अगली बार फिर एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, और बड़े भाई साहब फिर क्या होता है, फेल हो जाते हैं, दोबारा फेल, क्योंकि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब पढ़ते रहते, हमेशा किताब खोले बैठे रहते हैं, परंतु कभी चिड़िया कौवा कुछ ऐसा तरह तरह का चित्र बनाते रहते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, इसलिए जो है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, दोबारा पुनः वो फेल हो जाते हैं।
तो दूसरी बार जब फेल हो जाते हैं तो लेखक सोचते हैं कि अब तो भैया भाई साहब फेल हो गए हैं, अब हम लोग दोनों एक क्लास में हो जाएंगे। लेकिन ये मन में उनके विचार आता है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बातें मन में नहीं सोचनी चाहिए। और वो और स्वच्छंद होकर पतंग उड़ाने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। उनको आज़ाद देखकर बड़े भाई साहब डांटते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा दब जाते हैं कि मैं तो बार बार फेल हो जाता हूँ और इसको क्या बोलूँ। फिर भी जब वो खेलता है लेखक, तो बड़े भाई साहब उसको एक दिन पतंग उड़ाते देखते हुए हैं, मैदान में लड़कों के साथ खेलते हुए देखते हैं, तो डांटते हैं और वहाँ डांटते हैं, बोलते हैं इन बच्चों के साथ तुम खेल रहे हो, तुम्हें पता नहीं मिडिल पास मतलब 8 पास डिप्टी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, और तुम जो है यहाँ पे इन लोगों के साथ पतंग उड़ा रहे हो, तुम कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं करोगे। ऐसा करके उनको डांटने लगते हैं। कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो पढ़ाई करनी होगी। और ऐसा जो है बड़े भाई साहब लेखक को बोलते हैं। लेखक उनकी बातों फिर उनको समझाने लगते हैं कि देखो मैं बड़ा हूँ, घर में बाबा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, जो मम्मी पापा हम लोग के हैं, वो लोग हमसे जो है उम्र में बड़े हैं और अनुभवी हैं, उनको जीवन का अनुभव अधिक है, इसलिए वो जो भी कहेंगे उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। अगर आज तुम हम लोग हॉस्टल में यहाँ पे हैं, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो या मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन दादा दादी हैं, अगर वो घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो परेशान नहीं होंगे, तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे, जैसा इलाज कराएंगे और अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। तो इसलिए तुम छोटे हो तो तुम्हें बड़ों का बात मानना चाहिए। इस तरह की इसको सीख देते हैं तो लेखक सुनते हैं तो उनकी बात उनको समझ में आ जाती है कि बड़े भाई साहब जो बोल रहे हैं वो उनका कहना सही है। और इस प्रकार जो है बड़े भाई साहब से गले मिल जाते हैं, कहते नहीं भाई साहब पूरा अधिकार है आपको हमें डांटने का, बोलने का, आप डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। और फिर बड़े भाई साहब जब गले मिलते हैं तो बोलते हैं कि लेखक से बोलते हैं कि मेरा भी मन करता है कनकौवे उड़ाने का, यानी पतंग उड़ाने का मन करता है, लेकिन मैं अगर खुद गलत राह पे चलूँगा तो तुमको कैसे सही राह सिखाऊंगा। ऐसा वो बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को हम दबा के रखते हैं, किस लिए? तुमको आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। तब तक देखते एक पतंग कट के जाती रहती है और दोनों भाई दौड़कर उसको हॉस्टल से निकलकर दौड़ के पतंग उसको लूटने चले जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये कहानी आज कंप्लीट हो गई बड़े भाई साहब। अब हम पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो फिर इसमें क्या है कहानी में, अब अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। लेकिन देखिए इस कहानी में क्या दिखाता है कि छोटा भाई ये सोचता है कि बड़े भाई के मन में भी एक बचपन छुपा है, लेकिन उस बचपन को त्याग देते हैं किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए, उसके जीवन को सुधारने के लिए। बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर व्यक्ति बड़ा है तो क्या है कि व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, जीवन में त्याग कर किसके लिए? अपने को सीख के लिए, दूसरों को सीख देने के लिए, अपने छोटों को, अनुज को अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों कहानी अब अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथा नायक कौन था? छोटा भाई था। उसकी किसमें थी कि खेल कूद सैर सपाटा मस्ती करने में उसकी रुचि थी। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं, थोड़ी देर ही पढ़ता रहा लेकिन पढ़ के पास हो जाता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? जब छोटा भाई खेल कूद के आता था तो बड़े भाई साहब क्या पूछते थे? कहाँ थे? यह उनका प्रश्न था कि कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया दूसरी बार जब पास हो गया? कि एकदम स्वच्छंद हो गया। उसकी मन में क्या हुआ कि जरा भी जो है अनुचित लाभ उठाने लगा अपने पास होने का, कि भाई साहब अब हमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो फेल हो गए, मैं पास हो गया। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे? बड़े भाई साहब जो है कितने बड़े थे? बड़े भाई साहब 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे कि अपनी किताब की कवर पर चिड़िया कौवा और ऐसे चित्र बनाना, इस तरह की ड्राइंग करते थे। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया?
पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि बड़े भाई साहब हमें इतना डांटते हैं तो हम अब टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैठ के पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल में सब कुछ का टाइम टेबल बनाया, लेकिन खेल का टाइम टेबल नहीं बनाया। तो इस वजह से उसने क्या किया कि उसी दिन से उसी टाइम टेबल को अनदेखा करके और खेलने जाने लगा। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो वही उसको डांटने लगते हैं, कितना आसान पढ़ाई लिखाई नहीं है कि हम पास हो जाते हैं, तुम भी पास हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं उसको। बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि वो बड़े थे, वो सोचते थे कि अगर मैं सही राह पे चलूंगा तो मेरा छोटा भाई उसका अनुसरण करेगा, वो भी हमारे जैसा बनेगा, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को दबा के रखते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि पढ़ाई इतना आसान नहीं है, पढ़ो लिखो, एक क्लास में पास हो गए तो ये मत सोचो कि हमेशा पास हो जाओगे, जितने ऊपर क्लास में जाओगे उतनी पढ़ाई मुश्किल होती जाएगी। पढ़ाई की कठिनाइयों से अवगत कराया कि ऐसा इतना आसान मत समझो, जितना ऊपर जाओगे उतना मुश्किल हो जाएगी। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे कि पढ़ाई करने का, कि हमेशा पढ़ाई लिखाई करो, जैसे मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ, किताब खोले रहो, पढ़ते रहो, ये घूमने खेलने पतंग उड़ाने ये सब खेल कूद में नहीं जाने देंगे। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? नरम व्यवहार, जब फेल हो जाते हैं बड़े भाई साहब तो उनका व्यवहार थोड़ा नरम हो जाता है, डांटना कम कर देते हैं, क्योंकि वो बार बार 2 दर्जा 3 दर्जा पीछे हो जाते हैं, साथ मतलब साथ में हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, ये सोच करके उनके व्यवहार में नरमी आ जाती है। फिर 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखवा दिए, आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब बोलते हैं कि पास हो के दूसरे क्लास में जा रहे हो, ये इम्तिहान पास होना बड़ी चीज़ नहीं है, बुद्धि का विकास। मेरे बुद्धि, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मेरी बुद्धि तुमसे ज़्यादा है, तो बुद्धि का विकास ही महत्व रखता है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। इतना डांट पड़ता था बड़े भाई साहब का लेखक को, लेकिन डांट फटकार सुनने के बाद भी खेल से उनको इतना प्रेम था कि उसका तिरस्कार नहीं उनसे होता था कि ना जाए करने। बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? लेखक से बार बार बड़े भाई साहब कहते हैं वो 2-3 दर्जे एक क्लास पास करने में, एक अच्छा पास करने में लगाते हैं, तो वो बोलते हैं धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब नींव ही कमजोर रहेगी तो मकान कैसे उस पर मजबूत बनेगा। इसलिए जो नीचे की कक्षा है उसमें 2-2, 3-3 साल फेल होकर वो धीरे धीरे पढ़ाई करते थे, वो बोलते थे कि मेरी नींव मजबूत हो रही है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से गिरकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने। वो पतंग का बता रहा है कि ऐसी पतंग ऊपर से कट के नीचे धीरे धीरे आ रही थी कि जैसे लग रहा था कि मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार ग्रहण करने आ रही। उस पतंग जो कट के आ रही थी उसके बारे में बता रहा है। भाषा अध्ययन है, निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। देखिए, नसीहत देना, सीख देना होगा, शिक्षा देना, रोष गुस्सा, क्रोध, रोष का, आजादी, स्वतंत्र, मुक्त, आजाद का, राजा, नृप, नरेश, ताज्जुब, आश्चर्य, हैरानी। ठीक है। प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियां रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आपने देखा कि बहुत ही कहानी में अनुच्छेद, मुहावरे, इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ। उर्दू भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया अपनी कहानियों में। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके सिर पर नंगी तलवार लटकना मतलब मुसीबत न टकना, मुसीबत मरना, अंधे के आंख पटेल लगना, वही अयोग्य व्यक्ति के हाथ में योगी वस्तु, लोहे के चने चबाना, अत्यधिक मुश्किल का सामना करना, कठिन परिश्रम करना, दांतों पीसना क्या होगा? गुस्सा, दांत पीसना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी व्यक्ति।
फालतू ऐरा गैरा मतलब किसी की ऐरा गैरा नत्थु ठहरा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरण के अनुसार छांट कर लिखे। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ठीक है, आगत यानी विदेशी शब्द जो अंग्रेजी से आते हैं, उर्दू से आते हैं, इन भाषाओं से आते हैं, तो उसको अलग अलग आपको करना है। ये सारे एक्सरसाइज इसमें जो उर्दू से आए हुए शब्द हैं उसको अलग करना है। देशज शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत के होते हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। उन सारे शब्दों को, तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, देशज शब्द हमारी बोलचाल की भाषाओं से जो आते हैं, जिनका जन्म होता है उसे कहते हैं, और आगत शब्द या विदेशी शब्द आए दूसरी भाषाओं से, जैसे कि अंग्रेजी भाषा से आया, उर्दू भाषा से आया, ये अरबी फारसी से आया, ये सब। देखिए, क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दो तरह की होती हैं। दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्या है, अकर्मक, जिसमें इस कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। कर्म, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, क्या होगा, सकर्म। क्या पकड़ लिया, हाथ। क्या करने, प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो वो सकर्मक वाक्य होता है। जिस वाक्य में प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो वो सकर्मक वाक्य होता है। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, सकर्मक। कैसा जीवन कटने लगा, चोरों। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, किसका हाल पढ़ा होगा, सकर्मक, शैतान का। तो प्रश्न पूछने पर उत्तर आ रहा है तो वो मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, क्या सुनकर आंसू बहाने लगता, लताड़, सकर्मक। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, क्या है, सकर्मक। क्या लिखो, निबंध लिखो। प्रश्न करने को उत्तर आ रहा है तो सकर्मक। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, आकर। तो बच्चों, ये हम लोग एक्सरसाइज क्रिया सकर्मक अकर्मक क्रिया देखना था। एक फिर देखिए, फिफ्थ एक्सरसाइज है, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो विचार का क्या होगा, वैचारिक, विचारिक नहीं होगा, वैचारिक। मैं ऑलरेडी करा दी हूँ इसको, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। इतिहास का ऐतिहासिक, संसार का सांसारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, प्रयोग का प्रायोगिक, अधिकार का आधिकारिक। तो बच्चों, आज ये हमारे पाठ के सभी प्रश्नों का रिवीजन हम लोग कर लिए और पाठ का सारांश देख लिए। बच्चों, अब आप जो है ये बड़े भाई साहब पाठ को अच्छे से इसके अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ लेंगे। और बच्चों देखिए, कहाँ जरूरी नहीं है कि पाठ में अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कहानी से अंदर से भी किसी भी कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो आप कहानी अच्छे से समझे रहोगे तभी उत्तर देंगे। धन्यवाद।